Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching my biology. Today we are going to study photosynthesis. Photosynthesis जो है ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है. The word photo means light and synthesis means formation or putting things together. चीज़ों को मिला के कोई एक चीज़ जो है वो डेवलप करने को हम जो है वो कहते हैं फॉर्मेशन. सो फोटोसिंथेसिस जो है ये बेसिकली लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है जिसमें नई जो है वो फूड मटेरियल्स जो प्लांट्स के अंदर डेवलप होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ना एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ. वो ये कि कभी अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट्स को प्लांट्स क्यों कहा जाता है तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि प्लांट जो है वो तो प्लांट होता है, लेकिन प्लांट को जो प्लांट नाम दिया गया है उसके पीछे भी जो है वो कोई लॉजिक ज़रूर होगी. प्लांट जो वर्ड है आपने प्लांट्स के अलावा भी कहीं ना कहीं सुना होगा, जैसे सीमेंट प्लांट है, जैसे पावर प्लांट है. तो प्लांट के मीनिंग क्या है? बेसिकली जो प्लांट वर्ड है इसके मीनिंग होते हैं फैक्ट्री. द वर्ड प्लांट मीन्स फैक्ट्री. प्लांट जो है वो किसी ऐसी जगह को हम कहते हैं जहाँ पे कोई ना कोई चीज़ बन रही होती है. तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको प्लांट का नाम इसलिए दिया गया बिकॉज दे आर आल्सो फैक्ट्रीज. और ये किस चीज़ की फैक्ट्रीज हैं? दीज आर द शुगर फैक्ट्रीज. ये शुगर्स जो है वो बना रही होती हैं. सो शुगर मीन कार्बोहाइड्रेट्स. सो ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट या शुगर फैक्ट्रीज जो है वो हैं जिसकी वजह से हम इनको जो प्लांट्स कहते हैं. इसी वजह से जो है वो हम प्लांट्स को फूड फैक्ट्रीज ऑफ नेचर भी कहते हैं. ग्रीन प्लांट्स जो हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ नेचर. ये कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स की जो है वो फैक्ट्रीज हैं, इसलिए हम इनको जो है वो प्लांट कहते हैं. और ये सारी चीज़ जो है वो फोटोसिंथेसिस की बदौलत है. ग्रीन प्लांट्स के अंदर ये जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ग्रीन प्लांट्स अपनी जो ऑर्गेनिक फूड है, जो कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स हैं, वो प्रिपेयर कर लेते हैं. इसलिए हम इनको जो है प्लांट्स कहते हैं और इसी वजह से हम इनको जो है फूड फैक्ट्री ऑफ नेचर भी जो है वो कहते हैं. सो अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में. फोटोसिंथेसिस की हमने बात की कि फोटोसिंथेसिस जो है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन फॉर्मेशन. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करते हुए अपनी जो ऑर्गेनिक फूड है उसको खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स टू मेक देयर ऑर्गेनिक फूड बाय देमसेल्फ इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस जो है उसमें उस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं. और रिएक्ट कैसे करते हैं? बाय यूजिंग द सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. प्लांट के पास जो है क्लोरोफिल मौजूद होता है. क्लोरोफिल इज एक्चुअली अ ग्रीन पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन मोस्टली लीव्स और ग्रीन स्टेम ऑफ प्लांट्स. सो क्लोरोफिल जो है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और इस सनलाइट को यूटिलाइज करके ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में जो वो रिएक्ट करवाते हैं, जिसके रिजल्ट में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो है वो सिंथेसाइज होता है अलोंग विद ऑक्सीजन एंड वाटर इज आल्सो प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट. सो ये जो है वो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है. इसको हम जो है वो अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 हम यूज़ करते हैं. वाटर जो है उसके लिए हम जो है वो H2O यूज़ कर लेते हैं. सो CO2 प्लस H2O goes into in the presence of sunlight and chlorophyll. ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O. वाटर जो एज अ बाई प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होता है. सो इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें तो 6CO2 प्लस 12H2O
goes into C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। सो ये जो है वो नेट इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और उसके रिजल्ट में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर जो है ये सिंथेसाइज होता है। उधर जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, अगर उनको हम इनमें से माइनस कर दें तो जो नेट इक्वेशन बचती है उसमें C6CO2 प्लस 6H2O goes into C6H12O6 प्लस 6O2। ये इक्वेशन भी आपको कहीं ना कहीं देखने में जो है वो मिलेगी। सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जनरली हम उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो एनिमल्स हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, वो तो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। सो वो रेडीमेड फूड जो है वो लेते हैं जो कि उनको जो मिलती है, चाहे वो प्लांट से मिले या चाहे दूसरे एनिमल से मिले। सो अगर हम देखें तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए जब वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं तो वही फूड बेसिकली जो है वो एनिमल्स भी यूटिलाइज करते हैं। सो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये ना सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को फूड प्रोवाइड करता है, बल्कि जो बाकी लाइफ है वो भी जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि जो उनको फूड मिलती है वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू जो है वो आती है। सो अब हम बात करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसके लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं प्लांट्स को। सो द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर ग्रीन प्लांट्स, नॉर्मली जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है, एल्गी के अंदर होता है, मोस्टली जो एल्गी हैं उनके अंदर होता है, और कुछ बैक्टीरिया जो है ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो उनको जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनको सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होती है, देन उनको वाटर रिक्वायर होता है, सनलाइट रिक्वायर होती है, उसके अलावा सुइटेबल टेम्परेचर जो है वो भी उनको रिक्वायर्ड होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर के अंदर मौजूद होती है 0.03% बाय वॉल्यूम जो है वो एयर के अंदर मौजूद होती है। सो जब ये एयर जो है वो प्लांट्स अपने जो है वो लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, तो जब ये लीव्स के अंदर जाती है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूटिलाइज कर लेते हैं। वाटर जो है ये रूट हेयर्स के थ्रू जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स में, और ये जो है वो स्टेम ये जो है वो जाइलम के थ्रू ट्रैवल करके स्टेम में जाती है, और फिर स्टेम से जो वाटर लीव्स में पहुंचता है जहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। सनलाइट जो है ये जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो लीव्स के अंदर और जो है वो स्टेम या बाकी ग्रीन पार्ट्स के अंदर मौजूद होता है, और उसके थ्रू जो है वो सनलाइट प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं जिसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूटिलाइज करते हैं। सुइटेबल टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली 15 से 35 डिग्री सेल्सियस के दरमियान हो तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और इस दौरान जो है वो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो स्लाइटली ज़्यादा होता है। अदरवाइज अगर टेम्परेचर जो है वो 45 से ज़्यादा हो जाए तो तब भी फोटोसिंथेसिस 35 से ज़्यादा अगर टेम्परेचर शुरू हो जाए बढ़ना तो उससे भी जो है वो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो इफ़ेक्ट होता है, और अगर 15 से जो है वो टेम्परेचर कम हो जाए तो फिर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। सो अब हम बात करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसके बारे में कि वो किस तरह से जो है वो परफॉर्म होता है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो परफॉर्म होता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट से पहले थोड़ा सा मैं आपको जो है वो बता दूं कि ये किस तरह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। इमेजिन करें कि जो लीव्स हैं ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ग्रीन ये जो लीव्स हैं इन लीव्स के अंदर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो सेल्स मौजूद होते हैं, और ये जो सेल्स हैं अगर इनमें से हम एक सेल जो है उसको ऑब्जर्व करें तो इस सेल के अंदर जहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद होता है, यहाँ पे वैक्यूल मौजूद होता है, वहाँ पे इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होते हैं जो कि ग्रीन कलर के जो है वो यू कैन से ऑर्गेनेल्स हैं। एक क्लोरोप्लास्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें
आपने ऑलरेडी जो है वो किसी स्टेज पे जो है वो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी भी किया होगा। तो एक क्लोरोप्लास्ट जो है वो इस तरह से यू कैन से स्लाइटली ओवल शेप जो है वो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेली है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। इसमें बाहर की तरफ जो है वो 2 मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं और इसके अंदर की तरफ जो है ये जो इसका पोर्शन है ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। उसके अलावा इसके अंदर यहाँ पे देयर इज प्रेजेंट अनदर नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स दैट इज कॉल्ड थाइलेकॉइड नेटवर्क। तो ये जो थाइलेकॉइड्स हैं लाइट रिएक्शन बेसिकली जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम 2 जो है वो स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। वन इज कॉल्ड द लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। सो जो लाइट रिएक्शन है वो यहाँ पे थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है। दीज आर दी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स। सो लाइट रिएक्शन जो है ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है, जबकि जो डार्क रिएक्शन है ये इस मैट्रिक्स या स्ट्रोमा के अंदर जो है वो परफॉर्म होता है। सो ये जो है वो इनकी प्लेसेस हैं जहाँ पे ये दोनों प्रोसेस होते हैं। सो अगर हम समरी डायग्राम की बात करें कि फोटोसिंथेसिस किस तरह से परफॉर्म होता है, तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसमें सबसे पहले तो सनलाइट जो है ये यहाँ फॉल करती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के ऊपर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर और वाटर जो है यहाँ से एंटर होता है थाइलेकॉइड्स के अंदर। यहाँ पे लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है दैट इज इन थाइलेकॉइड्स। सो ये लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है और इस लाइट रिएक्शन के रिजल्ट में वाटर की ब्रेकडाउन होती है जिसको हम कहते हैं फोटोलिसिस और इसके रिजल्ट में 2H पॉजिटिव प्लस O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाते हैं, जबकि ये जो ऑक्सीजन है ये एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ से O2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। जबकि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रिलीज होते हैं ये यूटिलाइज होते हैं, ये किस पर्पस के लिए यूटिलाइज होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे एनर्जी पुअर कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जिनमें NADP प्लस ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जो है वो फॉस्फेट है, इसकी ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये एनर्जी पुअर कंपाउंड है। उसके अलावा यहाँ पे सेल के अंदर एडिनोसिन डाई फॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स जो है वो मौजूद होते हैं। सो यहाँ पे ये जो 2 प्रोटॉन्स हैं ये प्रोटॉन्स जो है ये यूज़ हो जाते हैं NADP को रिड्यूस करने में, जो कि NADP से NADPH में रिड्यूस हो जाता है, जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म है। ये एनर्जी पुअर फॉर्म थी NADP प्लस और ये एनर्जी रिच फॉर्म है। और एनर्जी कहाँ से आई है? ये जो प्रोटॉन्स हैं इनसे जो है वो एनर्जी इसने जो वो गेन की है। सो ये जो है वो NADPH जो है वो डेवलप हो जाता है। जबकि ये जो फर्दर एनर्जी रिलीज़ होती है यहाँ पे जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे, वो ADP और PI को आपस में कंबाइन करने में यूज़ होती है, जिसके रिजल्ट में ATP जो है एनर्जी रिच कंपाउंड जनरेट हो जाता है। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो ये जो सनलाइट की एनर्जी आई थी ये एक्चुअली यहाँ पे हार्वेस्ट हुई और ये NADP और ADP की फॉर्म में स्टोर हुई, जो कन्वर्ट हो गए फिर ATP और NADPH में। तो ये लाइट रिएक्शन है जिसके रिजल्ट में ये एनर्जी पुअर कंपाउंड एनर्जी रिच में कन्वर्ट हो गए। दूसरा इसमें जो दूसरा स्टेप है उसमें ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको सेल टेकअप करता है और एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन
या उसको हम कहते हैं केल्विन साइकिल। और इस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फिक्स हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फिक्स होती है और इस फिक्सेशन के दौरान ये ATP अपनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और NADPH भी अपनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इसके रिजल्ट में ATP दोबारा जो है वो एनर्जी यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करने के बाद एनर्जी पुअर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ADP और PI में ब्रेक हो जाते हैं। इसी तरह से NADPH अपनी एनर्जी यहाँ पे डिलीवर करने के बाद ये जो है वो दोबारा ऑक्सीडाइज फॉर्म में NADP की फॉर्म में जो है वो रिलीज़ होते हैं। सो जो है वो ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स अपनी एनर्जी यहाँ देने के बाद दोबारा एनर्जी पुअर फॉर्म में आ जाते हैं और इस रिएक्शन की जो आउटपुट है वो ये होती है कि यहाँ पे जो है वो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो है सिंथेसाइज होता है। सो ये जो है इसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन है और यहाँ पे ये जो साइक्लिक प्रोसेस है इसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो ये समरी है, ये लाइट रिएक्शन है और ये डार्क रिएक्शन है। और इस प्रोसेस में होता क्या है कि ये जो एनर्जी पुअर कंपाउंड है ये इधर से एनर्जी लेते हैं और इधर एनर्जी डिलीवर करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर इधर से एनर्जी लेते हैं, फिर वापस उधर लेके जाते हैं, डिलीवर करते हैं। सो यूँ समझ लें ये जो एनर्जी पुअर कंपाउंड्स है ये किस्म की व्हीकल्स हैं जो एनर्जी इधर से जो है वो कैरी करते हैं और डार्क रिएक्शन को डिलीवर करते हैं। ये एनर्जी आती कहाँ से? ये सन से आती है, सनलाइट की फॉर्म में। और ये एनर्जी अल्टीमेट किधर जाती है? अल्टीमेट ये कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, इनके जो है वो बॉन्ड्स की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, जो ग्लूकोज के जो है वो एटम्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, बॉन्ड्स की फॉर्म में। नेक्स्ट इज द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है इसको जी स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है, बिकॉज ये इस तरह से जो है वो इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट जी है उसकी तरह जो है ये रिएक्शन बनता है, इसलिए हम इसको जो है वो जी स्कीम भी कहते हैं। याद रखें लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट है। ये जब लाइट होगी तो ये प्रोसेस होगा और जो है वो जब लाइट अवेलेबल होगी तो क्या होगा, ग्रीन लीव्स के अंदर जो हमने बात की थी कि जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनके अंदर जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं, ये जो है वो ग्रुप्स की फॉर्म में, क्लस्टर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं फोटो सिस्टम्स। तो ये फोटो सिस्टम्स जो है इनके अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद होता है। सो ये क्लोरोफिल जो है वो फोटो सिस्टम की फॉर्म में मौजूद है। इस तरह से इधर भी क्लोरोफिल जो है वो फोटो सिस्टम के अंदर जो है वो मौजूद है। सो ये दो डिफरेंट फोटो सिस्टम, एक को हम फोटो सिस्टम 1 कहते हैं और एक को हम 2 कहते हैं। तो ये फोटो सिस्टम्स की फॉर्म में क्लोरोफिल मौजूद होता है। लाइट रिएक्शन जब तब स्टार्ट होता है जब सनलाइट फॉल करती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर। क्लोरोफिल जो है ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जब सनलाइट इसके ऊपर फॉल करती है, एट द सेम टाइम सनलाइट इधर भी फॉल कर रही है और एट द सेम टाइम सनलाइट इधर भी इस क्लोरोफिल के ऊपर भी फॉल कर रही है। ये जो दोनों क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होके सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके हाई एनर्जी स्टेट के ऊपर चले जाएंगे। इसी तरह से इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट के ऊपर जो वो चले जाएंगे। सो ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का गैप या 2 इलेक्ट्रॉन्स का होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल। सो जब सनलाइट यहाँ फॉल करती है इधर भी और इधर भी एट द सेम टाइम, तो इनमें क्लोरोफिल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होल या इलेक्ट्रॉन गैप क्रिएट हो जाता है क्योंकि इनके 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हाई एनर्जी स्टेट के ऊपर चले जाते हैं। अब होता यूँ है कि जो क्लोरोफिल इस मॉलिक्यूल का जो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए थे ये हाई एनर्जी स्टेट से फिर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हवाले हो जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप ये जो हमने एरो ऊपर की तरफ शो किया है इट मीन्स कि ये लो एनर्जी लेवल पे था। सनलाइट फॉल होने से जब इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल हाई हुआ तो ये जंप करके हाई एनर्जी स्टेट पे चले गए। अब इस स्टेट से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स स्टेप बाय स्टेप यहाँ से मूव करेंगे नीचे की तरफ और जो इनकी एनर्जी है ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जो है वो हार्वेस्ट होगी और उससे जो है वो ATP जनरेट किए जाएंगे। सो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो स्टेप बाय स्टेप रिलीज़ होती है और उसके रिजल्ट में ATP बन जाते हैं। अगर ये एनर्जी एकदम से रिलीज़ हो जाए तो ये जब हीट की फॉर्म में लॉस हो जाए
और वो किसी काम की जो है वो ना हो, इसलिए स्टेप बाय स्टेप रिलीज़ करके इससे एटीपी बना लिए जाते हैं। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है वो इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के हवाले हो जाते हैं, क्योंकि ये जो है वो लो एनर्जी स्टेट के ऊपर था। तो जब इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे तो उसकी कमी ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरी कर देते हैं। जबकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से ऊपर जाके हाई एनर्जी स्टेट पे, तो फिर ये NADP जो है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से ऊपर जाने के बाद NADP के हवाले हो जाते हैं, और NADP और जो हाइड्रोजन जो है वो इधर से आया है, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, उसके साथ मिलके तो ये NADPH मॉलिक्यूल जो है ये भी एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है जो डेवलप हो जाता है। तो जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमने जो समरी में डिस्कस किया था कि ATP और NADPH जो है एनर्जी रिच कंपाउंड लाइट रिएक्शन के प्रोसेस में बनते हैं, तो वो यहाँ बनते हैं, ATP यहाँ बनता है और NADPH जो है वो यहाँ बनता है। अब एक और प्रोसेस होता है लाइट रिएक्शन के अंदर, वो ये कि जो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे वो ATP बनाने के बाद इधर जाके एब्जॉर्ब हो गए, और इस क्लोरोफिल की तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो गई, लेकिन इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी जो है वो पूरी नहीं हुई। सो वो कैसे पूरी होगी? वो तब पूरी होगी जब वाटर मॉलिक्यूल जो है सनलाइट के इफेक्ट की वजह से, जब वाटर मॉलिक्यूल सनलाइट पड़ेगी तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो साथ ही साथ ब्रेक होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलिसिस और फोटोलाइसिस। सो इस फोटोलिसिस के प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2 में। ये जो हाफ O2 है, जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे तो ये 2 हाफ O2 मॉलिक्यूल आपस में मिलके तो ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएंगे, जो ये फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, वो इस प्रोसेस में फोटोलिसिस के प्रोसेस में जो है वो रिलीज़ होती है। जबकि ये 2 प्रोटॉन्स हैं, इन 2 प्रोटॉन्स के पास जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ये डिलीवर कर देते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को, ताकि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की कमी हुई थी उसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाने की वजह से वो पूरी हो जाती है। सो एक तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की कमी पूरी करेंगे। सेकेंडली ये जो 2H पॉजिटिव ये जो प्रोटॉन्स हैं ये ट्रैवल करके तो ये यहाँ जाएंगे, जो कि NADP के साथ मिलके तो NADPH जो है वो सिंथेसाइज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लाइट रिएक्शन के रिजल्ट में 2 चीज़ें सिंथेसाइज होती हैं, एक ATP है और एक NADPH है। ये 2 एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं, ये फिर डार्क रिएक्शन में जो है वो यूज़ होंगे। डार्क रिएक्शन को जो है वो सनलाइट नहीं चाहिए, उसको लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स चाहिए ATP और NADPH, जिससे वो प्रोसीड होगा। नेक्स्ट इज द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो है इसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, because it was discovered by Melvin Kelvin in 1961। ये जो रिएक्शन है डार्क रिएक्शन, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी कहते हैं और इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। और ये रिएक्शन जो है वो 1961 में मेलविन केल्विन जो है और उसकी टीम ने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो है वो डिस्कवर किया था, जिसकी बेस पे उनको बाद में जो नोबेल प्राइज़ भी जो है वो दिया गया। ये जो डार्क रिएक्शन है इसको हम डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको लाइट नहीं चाहिए होती, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये रात के टाइम होता है, ये जो है वो दिन के टाइम ही होता है, लेकिन इसमें लाइट रिक्वायर्ड नहीं होती, बल्कि इसमें लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स रिक्वायर होती हैं, यानी ATP और जो है वो NADPH। ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जो कि लाइट रिएक्शन में बनी थी, और डार्क रिएक्शन को सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं। सुबह के टाइम जब सूरज तुलू होता है तो प्लांट्स जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में अपनी फोटोसिंथेसिस शुरू कर लेते हैं। पहले उनका लाइट रिएक्शन स्टार्ट होता है, जब थोड़ा सा लाइट रिएक्शन प्रोसीड होता है और ये प्रोडक्ट्स जो है वो ATP और NADPH बन जाती हैं, तो फिर डार्क रिएक्शन भी शुरू हो जाता है। पूरा दिन लाइट और डार्क दोनों साइड बाय साइड चलते रहते हैं। शाम को जब सनलाइट ख़त्म हो जाती है, अंधेरा होता है, तो लाइट रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, लेकिन डार्क रिएक्शन चलता रहता है जब तक कि ATP और NADPH अवेलेबल हों। जब ATP और NADPH की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो फिर ये भी स्टॉप हो जाता है, और उसके बाद रात भर कोई प्रोसेस नहीं होता फोटोसिंथेसिस का, सुबह सवेरे फिर दोबारा इसी तरह से जो स्टार्ट होता है। सो लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनी थी दे आर ATP एंड NADPH, जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं। डार्क रिएक्शन कैसे स्टार्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट करते हैं एक 5 कार्बन इंटरमीडिएट कंपाउंड से, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 1 कार्बन है और 5 कार्बन जो है ये हर मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है, तो 5 + 1 6, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये एक 6 कार्बन कंपाउंड जो वो जनरेट करेंगे। हम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए हम 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो वो लेते हैं और इधर जो 3 5 कार्बन कंपाउंड
सो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन एटम है और 3 मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन जो है वो एटम्स हो जाते हैं। इधर 5 मॉलिक्यूल्स 5 जो है वो कार्बन एक जो है वो मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है और इनके 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 5 3 ज़ा 15 कार्बन ये हो गए और 3 कार्बन ये हो गए, तो ये टोटल मिलके 18 कार्बन हो गए। ये आपने बैलेंस रखने हैं। सो यहाँ पे जो है वो 5 और 1 जो है वो कार्बन एटम मिलके तो एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे और इसके 3 मॉलिक्यूल जो है वो बनेंगे। ये जो एक 6 कार्बन कंपाउंड है ये अनस्टेबल होता है और ये ब्रेक होके तो 2-3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। सो जब एक मॉलिक्यूल से 2 बनेंगे तो 3 से जो 6 बन जाएंगे। सो 6 जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे जनरेट होंगे। ये 3 कार्बन कंपाउंड ATP और NADPH से एनर्जी लेते हैं और हाइड्रोजन लेते हैं और उससे जो है ये रिड्यूस होके तो 6 जो है वो रिड्यूस्ड 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो 6 रिड्यूस 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं इनमें से एक जो है वो सेपरेट हो जाता है, एक जो है वो इस रिएक्शन से बाहर निकल जाता है, जबकि बाकी जो 5 हैं वो यहाँ आ जाते हैं और वो जो है वो ये बेसिकली देखें 5 3 ज़ा 15 कार्बन एटम्स हैं और ये फिर रीअरेंज होंगे। यहाँ पे जो है वो इनकी रीअरेंजमेंट होती है और इस रीअरेंजमेंट के रिजल्ट में ये 3 कार्बन कंपाउंड थे तो ये 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये 5 मॉलिक्यूल थे तो 5 की जगह 3 मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 5 ज़ा 15 थे तो ये 5 3 ज़ा जो है वो 15 ही रहेंगे। सो इस रिएक्शन में यहाँ पे एक 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो सेपरेट हो गया। जब ये रिएक्शन दोबारा होगा तो एक और 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो सेपरेट हो जाएगा। सो ये 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो जब इकट्ठे होंगे तो ये मिलके तो एक 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो जनरेट कर देंगे। सो ये जो है वो इस पूरे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसकी जो नेट आउटपुट है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। सो इन 2 साइकिल के बाद जो फिर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ये डेवलप हो जाता है। लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एयर के अंदर नॉर्मली 0.03% जो है वो मौजूद होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन अगर एयर में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए तो उससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ होता है, लेकिन और इस तरह से अगर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होने से फोटोसिंथेसिस का रेट भी जो वो कम होना शुरू हो जाता है। सो ये एक लिमिटिंग फैक्टर है। इसी तरह से सनलाइट जो है, सनलाइट की इंटेंसिटी अगर जो है वो ज़्यादा हो, जैसे एक सनी डे हो, तेज़ धूप हो, तो उसमें फोटोसिंथेसिस का रेट तेज़ होता है। लेकिन अगर बादल हो, क्लाउडी डे हो, सनलाइट की इंटेंसिटी कम हो जाए तो उससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी डिक्लाइन कर जाता है। जबकि टेम्परेचर जो है ये भी ऑप्टिमम टेम्परेचर प्लांट्स को रिक्वायर होता है। 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के दरमियान जो टेम्परेचर है वो प्लांट्स के लिए जो है वो ज़्यादा मौजू होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इससे ऊपर या इससे नीचे चला जाए टेम्परेचर तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये इफेक्ट होता है, इसका रेट जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा वाटर है, वाटर जो है वो नॉर्मली अवेलेबल होता है। वाटर की बहुत रेयर केस जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर वाटर जो है वो भी जो है वो कम हो जाए या अवेलेबल ना हो तो उसकी वजह से भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो रुक सकता है। सो ये वो फैक्टर्स हैं जिनके ना होने की वजह से, ना अवेलेबल होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है या प्रोसीड नहीं कर सकता। दैट्स वाई इनको हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स। सो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर आज का जो पसंद आया होगा। सो इस वीडियो को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।